हर साल 23 दिसंबर को देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर किसान दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह सिर्फ देश के पीएम ही नहीं रहे, वह किसानों के नेता भी बने और उन्होंने किसानों के मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाया। आज उन्हीं की याद में इस किसान दिवस पर सुनिए उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने और कुछ मशहूर किस्से कहानियां। कहा जाता है कि पूर्व पीएम और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह अपने उसूलों के बहुत ही पक्के थे। जिस चीज का विरोध कर दिया तो फिर उसमें अपने सगे संबंधियों की भी नहीं सुनते थे। बड़ी पब्लिक मीटिंग में भी अपनों के विरोध में खड़े हो जाते थे। ऐसे ही कुछ मौकों पर उन्होंने अपने बेटे चौधरी अजीत सिंह का भी विरोध किया था। इस किस्से के बारे में बता रहे हैं डॉक्टर के.एस. राणा, जो कि चौधरी चरण सिंह के काफी नजदीकी रहे हैं। 85 की बात थी, 84 की, जब पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला था, तो खान मार्केट में एक मीटिंग हो रही थी। रशीद मसूद साहब हमारी पार्टी के नेता हैं, वो एमपी रहे हैं, उनके वालिद भी एमपी रहे थे, कई बार सीनियर रहे, सहारनपुर के थे। उनकी कोठी पे वो मीटिंग थी। उसमें शरद यादव और केसी त्यागी वो पार्टी में ऑफिशियली मौजूद थे और अजय सिंह जो बाद में डिप्टी मिनिस्टर रेलवे हो गए थे, हम और वो दोनों उनके इर्द गिर्द वैसे घूमते रहते थे। तो क्या हुआ कि वो टिकट बंटवारे का मामला आया। तो मुलायम सिंह जी लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष थे, राजन सिंह नेता विरोधी दल थे अलीगढ़ से। उनके बराबर में देवीलाल जी बैठे थे मीटिंग में और चौधरी साहब के बराबर में बीजू पटनायक बैठे थे, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे पार्टी के। पीलू मोदी महामंत्री थे पार्टी में, हेमंत चंद्र बगड़ा भी थे, बीपी मोर्रा भी राष्ट्रीय महामंत्री थे। उस लोकदल में जब ये कहा गया कि रजिस्टर से मुलायम सिंह बताओ हर पार्लियामेंट सीट पे कहाँ से कौन कौन लड़ेगा, तो मुलायम सिंह जी रजिस्टर पढ़ रहे थे, तो कहीं 3 कहीं 2 नाम छटनी उन्होंने किए थे। उन्होंने चौधरी साहब के अंडर में पूरी ट्रेनिंग ली थी, तो वो पारंगत थे। लेकिन वहाँ से घूमते घूमते जब मथुरा पर आया नंबर, तो मथुरा पर केवल एक नाम उन्होंने पढ़ा, अजीत सिंह। अब जी देख के चौधरी साहब एकदम हो गए, तिरछी निगाहों से बोले, मुलायम सिंह जी कौन है? जिस आदमी का नाम भी मैं नहीं जानता उसका नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड में कैसे आ जाएगा? तो थोड़ा मुलायम सिंह सहमे, उनके बराबर राजन सिंह की तरफ इशारा करते हुए उन्हें देवीलाल जी के कान में कुछ कहा। तब देवीलाल जी ने कहा कि यूँ तुम्हारा चोरो है अजीत सिंह। अब ये कहते ही चरण सिंह का पारा गर्म हो गया, कुर्सी से खड़े हो गए। मुलायम सिंह, मैं तुझसे तो उम्मीद नहीं करता था, तुझने तो मैं सारी ट्रेनिंग मुझसे पाई है, मैं परिवारवाद के खिलाफ नेहरू से लड़ाई लड़ा हूँ, तो मैं अपने आप को ही परिवारवाद का शिकार बना दूँ? मैं ये पाप नहीं कर सकता। चलिए मीटिंग खत्म। और ये कह के संसदीय बोर्ड से मीटिंग खत्म करके जल्दी उठ के, अब उनको रोकने की हिम्मत नहीं थी किसी में, जाके गाड़ी में बैठ गए। यही नहीं, वैसे भी चौधरी चरण सिंह राजनीति में परिवारवाद का कड़ा विरोध करते थे। सुनिए क्या थे इसे लेकर चौधरी चरण सिंह के विचार और कब कब किया था उन्होंने इसका विरोध। चौधरी साहब का स्पष्ट मत था, इंदिरा जी को राजनीति में लाने पर नेहरू जी के खिलाफ देश में खड़े होने वाले पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे और चरण सिंह थे, दूसरा आदमी कोई बोल नहीं पाया था। उनका स्पष्ट नजरिया था कि राजनीति में परिवारवाद आएगा तो गंदगी पैदा होगी और देहात से निकलने वाले नए लड़कों, पिछड़े वर्ग के लड़कों, उनको राजनीति में स्थान खत्म हो जाएगा, इसलिए परिवारवाद नहीं आना चाहिए। परिवार के लोग जो संघर्ष करके जनता के बीच से निकल कर के आए, उनको राजनीति करने का हक है, लेकिन केवल इसलिए कि वो उनके बेटे हैं या उनके भाई हैं या उनके भतीजे हैं या उनके पति हैं, पत्नी हैं, इस ग्राउंड पर किसी को राजनीति में स्थान नहीं मिलना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जातिवाद के घोर विरोधी थे। गांधी जी के सहभोज आंदोलन के तहत उन्होंने दलितों के साथ भोजन किया था। इसके बाद हॉस्टल में उनका विरोध हुआ और 1 महीने तक उनको हॉस्टल में खाना नहीं दिया गया था। सुनिए क्या था वो किस्सा। ये 1925 की बात है, जब चौधरी साहब ग्रेजुएशन कर चुके थे और एमए हिस्ट्री कर रहे थे शायद, तो आगरा कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे। उस 25 में गांधी जी ने एक सहभोज का आयोजन किया था दलितों के साथ, आपसी समरसता बनाए रखने के लिए।
उसमें चौसा ने भागीदारी की छात्रों को लेकर के। तो उसमें सामूहिक रूप से भोजन किया गया दलितों के साथ। उसको लेकर के जिस हॉस्टल में रहते थे उसमें हरियाणा के लड़के थे जाटों के ज़्यादातर। उन्होंने इस बात को रिवोल्ट किया और चौसा को मैस से बाहर कर दिया, ये कह करके कि आपने दलितों के संग खाना खाया है, मैस में अलाउ नहीं है। और 1 महीने तक उस समय चौसा पंडित श्री राम शर्मा, जो देश के बड़े पत्रकार उदयन शर्मा के पिता थे, उनके घर पे 1 महीने तक खाना खाने गए। मैस में खाना नहीं मिलता। उसके बाद समझौते हो करके तब वो लौट करके वहाँ आए। तो मतलब कुछ मुद्दों पर वो चौसा का बड़ा स्पष्टीकरण था कि जो करना है तो परिस्थिति आएगी, फेस करेंगे, लेकिन जब करना है तो दिल से करना है। चौधरी चरण सिंह का कद इतना बड़ा था कि प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने उनके पैर छुए थे। सुनिए क्या था वो किस्सा। ऐसा चौसा के अंदर कुछ मानवीय गुण भी थे। वो कड़क थे, लेकिन कुछ सदाचार शिष्टाचार जैसे मानवीय गुण बहुत थे। तो अपोजिशन पूरा था। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने तो पूरा पस्त था अपोजिशन, बहुत थम्पिंग मेजोरिटी से वो जीत के आए थे। तो अटल जी, अडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी, बहुगुणा जी, जगजीवन राम जी, चौसा के नेतृत्व में राजीव गांधी से मिलने के लिए पहली बार गए जब उनकी शपथ ले ली 1 महीने के बाद। तो एक पूरा चार्ट ऑफ डिमांड्स बनाया गया था 18 पॉइंट पे। उसको लेके जब पहुंचे, राजीव गांधी को सूचना थी, तो उस टाइम पर राजीव गांधी ने इतना शिष्टाचार का परिचय दिया कि चौसा द्रवित हो गए थे। राजीव गांधी खुद प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ के सोफा पर उनके बराबर में आके बैठे और वहाँ पे रिसीव करने के लिए राजीव गांधी खुद गेट पे दरवाज़ा खोल के चौसा के पैर छुए और नाना जी प्रणाम करके संबोधित किए। आधा उनका टेम्पर लूज हो गया। फिर आकर के बैठे, सारे बातों पर डिस्कशन होता रहा। तो बात करते करते उन्होंने टिक करते गए कुछ पॉइंट्स पे। उन्होंने कहा सर इनको मैं तुरंत लागू कर दूँगा और बाकी चीज़ों के लिए मुझे समय चाहिए। हाँ भैया करिए, समय तो चाहिए, 6 महीने का टाइम हम आपको दे रहे हैं। ये कहकर के वहाँ से सारे अपोजिशन लोग उत्तर हो चले आए। जब निकले गेट से बाहर तो फिर दोबारा राजीव गांधी आए, गेट खोला अपने हाथ से और चौसा के पैर छू के तरह मैं आपके संपर्क में, ये कहकर के ये लोग गाड़ी में बैठे चले आए। घर पर आकर के 1200 लोग थे, जिक्र चला के भैया लड़के में शिष्टाचार है, शरीफ है, इसे काम करने को क्या देखा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। आज हमारे साथ पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री जी हैं, जो राष्ट्रीय किसान आयोग के पहले अध्यक्ष रहे हैं और कृषि क्षेत्र में जो शास्त्री जी का योगदान है वो पूरा देश जानता है। हम शास्त्री जी से किसान दिवस को लेकर सवाल करने वाले हैं कि जो चौधरी चरण सिंह जी ने जो किसानों के लिए बड़े काम किए थे, वो कौन कौन से ऐसे काम थे जिनकी वजह से उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पे कम, किसान नेता के तौर पे देश ज़्यादा जानता है। हम ये जानना चाहेंगे शास्त्री जी से। ओम प्रकाश जी, धन्यवाद। आपने माननीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर इस चर्चा का आयोजन किया, तो आपको बहुत साधुवाद है। ये बहुत ही उचित है उनको एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए। और आपने सही फरमाया कि उनको किसानों के नेता और किसान मसीहा कहकर शौक से पुकारा जाता है, जो बहुत ही उचित है उनके लिए। एक बात समझनी होगी ओम प्रकाश जी के माननीय चौधरी चरण सिंह जी एक बहुत साधारण किसान परिवार में पैदा हुए थे और उन्होंने उस समय के जमींदारों का और उस समय के व्यापारियों और पूंजीपतियों का और औपनिवेशिक शासन, अंग्रेजी शासकों का शोषण और अत्याचार, तीनों को बखूबी देखा था अपने परिवार के संदर्भ में। उनके पिता भूमिहीन किसान थे। एक जमींदार ने कुछ जमीन उनको दी थी, वह भी कुछ 8-10 साल बाद ले ली गई थी। फिर उन्होंने अपनी मेहनत से कुछ ज़मीन खरीदी और उसमें किसानी की। बहुत छोटे किसान थे वो, लगभग जैसा हमारा परिवार था उसी स्तर का उनका परिवार था।
उनके अपने हिस्से में लगभग 1.5 या 2 एकड़ जमीन को लाती थी। इससे आप अनुमान कर सकते हैं उस समय जब इतनी कम जनसंख्या थी। तो वह जो संवेदनशीलता थी उसको उन्होंने सतत अपने पूरे जीवन पर बनाए रखा। ये खूबी की बात है। अन्यथा हम आजकल देखते हैं कि राजनेता उभरते हैं किसी बहुत ऐसे साधारण स्तर से, जमीन से, और जब वो पदों के ऊपर चले जाते हैं तो वो सब चीजें भूल जाते हैं। तो ये तो मैं उनकी एक बात आपको बताना चाहता था। दूसरा, ये आपने पूछा कि उन्होंने सबसे बड़े क्या काम किए। वैसे तो एक श्रृंखला है बहुत बड़ी, परंतु 2 चीज ऐतिहासिक की माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने। एक तो सबसे बड़ा यह किया कि 1952 में जब वे मंत्री बने उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में माननीय गोविंद वल्लभ पंत जी के साथ और बाद में डॉक्टर संपूर्णानंद जी के साथ, तो जितनी योग्यता से और जितनी तत्परता से और जितनी प्रतिबद्धता से, और ये तीनों बात मैं सोच समझ कर कह रहा हूं, उन्होंने भूमि सुधार कानूनों को लागू किया, न केवल बनाया, उनका निर्माण किया, क्योंकि वे स्वयं राजस्व के बहुत अच्छे जाने माने अधिवक्ता थे, वकील थे। जब उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की गाजियाबाद में तो सबसे पहले राजस्व मामलों के ऊपर की थी। तो उस दर्द को जानते हुए जमींदारी उन्मूलन रहा हो अथवा भूमिधरी के अधिकार दिलवाए गए हों, इतना आसान और इतना सीधा और पारदर्शी व्यवस्था किसी भी राज्य ने भारत के नहीं की थी जितनी उन्होंने की। मुझे याद है कि जो लगान किसान से वसूल किया जाता था उसका रिकॉर्ड दर्ज रहता था, तो उन्होंने ये ऑप्शन दे दी थी किसान को कि 10 वर्ष का लगान जो भी जमा कर देगा, जो भूमि उसके पास है बुआई के तौर पर, जिसको वो जोतता था, जिसको टिलर कहते हैं, तो वह जमीन का अधिकार उसका हो जाएगा और वो स्थायी रूप से हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। और दूसरा, जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे किसानों को वह अधिकार नहीं मिला, तो भूमि सीमा कानून, लैंड सीलिंग एक्ट भी जिस तरह से और जितना परिपक्व अवस्था में और जितना प्रभावी उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है, किसी भी राज्य में लागू नहीं हुआ। हो सकता है केरल में हुआ हो, वहां का मैंने नहीं देखा, परंतु उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि 18 एकड़ अधिकतम भूमि जोत की सीमा प्रति परिवार रखी गई थी, पति पत्नी के नाम से। और उसके साथ बाद में यह भी कर दिया था कि यदि किसी के पास जितनी जमीन पहले से है वर्तमान उनके स्वामित्व में, उससे ऊपर 12.5 एकड़ कुल कर दी थी कि अगर आपके पास 10 एकड़ है तो आप 2.5 एकड़ से अधिक नहीं खरीद सकते थे। वो इस बात के प्रति भी सजग थे कि कालांतर में पैसे वाले लोग भूमि को हथिया लेंगे और बड़ी जमींदारी पुनः स्थापित हो जाएगी। तो एक तो ये काम उनका बहुत बड़ा था। तो इससे पहले क्या सीलिंग एक्ट नहीं था? नहीं, पहले सीलिंग एक्ट लगा था, तो उसमें शुरू में वही भी चौधरी साहब के समय ही लगा था, परंतु उसमें 30 एकड़ और 42 एकड़ और कितना था, उसको घटाकर 18 एकड़ करना और अतिरिक्त भूमि को मिलाकर 12.5 तक सीमित करना, इतना क्रांतिकारी जो है विधान किसी भी देश के राज्य में, अन्य प्रदेश में नहीं बना। दूसरा, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया, उसकी तो कोई कल्पना नहीं कर सकता, कि 1959 में, यदि मुझे ठीक से स्मरण है, तो नागपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन हुआ, खुला अधिवेशन। और उस समय आप सबको जानकारी है, देश जानता है इस इतिहास को, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय सर्वमान्य नेता हो चुके थे, सरदार पटेल इससे पूर्व चले गए थे। और पंडित नेहरू अपने सोवियत रूस के दौरे के दौरान वहां के संयुक्त फार्मों की व्यवस्था से अत्यंत प्रभावित हो गए थे और उन्होंने आकर भारत में कोऑपरेटिव फार्मिंग को, सहकारी खेती को विधायी रूप से लागू करने का निर्णय कर लिया और उस प्रस्ताव को खुले अधिवेशन में स्वयं नेहरू जी ने सबके समक्ष पेश किया था। रोचक बात यह है कि भारत के जितने भी अन्य राज्य थे, प्राय सबके मुख्यमंत्री इस बात से सहमत नहीं थे और दूसरे मंत्री भी सहमत नहीं थे, विशेषकर ग्रामीण
क्षेत्रों से आए हुए जितने भी किसान नेता थे, चाहे वे किसी भी स्तर के थे, दल में थे या सरकारों में थे, केंद्र में थे या राज्यों में, वे सब असहमत थे। परंतु किसी का साहस नहीं हुआ कि पंडित नेहरू को उसके विपरीत वे बात कह दें। तो ये जो पहल थी, ये अपने हाथ में चौधरी चरण सिंह जी ने ली और खुले अधिवेशन में लगभग 1.25 घंटा उन्होंने उसके विरुद्ध ऐसे अकाट्य तर्क प्रस्तुत किए कि सारा जो सम्मेलन है वह चौधरी चरण सिंह की बात से सहमत हो गया और पंडित नेहरू को लगा कि ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। परंतु क्योंकि पंडित नेहरू वह प्रस्ताव स्वयं पेश कर चुके थे, मूवर ऑफ द रेजोल्यूशन वाज पंडित नेहरू, तो उन्होंने उसको वापस तो नहीं लिया, परंतु अपने हाईकमान से ये कहा कि आप इसको केवल सैद्धांतिक रूप से पारित तो कर दीजिए, पर मैं आपको वायदा करता हूं कि मैं इसको लागू नहीं करूंगा। तो उस समय चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश में भी दूसरे नहीं, एक तरह से समझिए वरिष्ठता में दूसरे या तीसरे स्तर के नेता थे। अगर केंद्र से अगर हम उसके सोपानों को गिने तो वो कोई उस समय उस स्तर के नहीं थे। तो ये साहस बटोरना और पंडित नेहरू को चुनौती देना और उस प्रस्ताव को वापस कराना कोई ये मामूली उपलब्धि नहीं। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे नेता थे जो लोगों के दिल में बसते थे। उनके निधन पर जिस तरह के शोक की लहर देश भर में दिखी, वो भी कभी ना भूलने वाली एक घटना थी। उनके अंतिम संस्कार को लेकर भी बड़ा विवाद हुआ था। कुछ लोग दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार का विरोध कर रहे थे, जबकि उनके समर्थक दिल्ली में ही अंतिम संस्कार करने पर अड़े थे। इस विवाद को सुलझाने में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। सुनिए क्या था ये किस्सा। ऐसा था, जब चौधरी साहब की डेथ हुई तो बूटा सिंह उस समय नगर विकास मंत्री थे, तो उनने कहा कि भाई आप लोग मेरठ ले जाइए चौधरी साहब को, वहाँ पर अंतिम क्रिया करा लीजिए। तो उस पर पार्टी के लोग एग्री नहीं थे। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो जहाँ प्राइम मिनिस्टर का बने हुए हैं राजघाट और वो दूसरे, उन सब के पास में ही राजघाट के पास चौधरी साहब के लिए जमीन आरक्षित की है। इस पर विवाद चला। तो अजय सिंह उस समय किसान पत्रिका में थे, मैं भी उसी को देखता था। हम दोनों लोग राजीव गांधी से मिलने गए, टाइम लेके बात करके हम लौटे ही थे, तब तक राजीव गांधी जिप्सी लेके खुद चौधरी साहब की कोठी पे आ गए 12 तोला रोड पे, और उन्होंने साहब देख करके चौधरी साहब को माला चढ़ाई। और उसके बाद राजीव गांधी ने खुद हम लोगों से कह के गए कि आप लोग व्यवस्था करिए, आप जहाँ चाहेंगे वहीं होगा क्रेमिशन। तो हमने कहा किसान घाट के पास जब मैंने अलॉट करा दीजिए। तो उन्होंने बोल दिया, उस समय वो थे नहीं मोबाइल वगैरह, तो बोले ठीक है मैं भी मैसेज करा रहा हूँ। तो उनको मैसेज करा के वहाँ पहुँच गए। इससे पहले बूटा सिंह के घर पर पहुँच गए टिकट फावड़े लेकर के कि मैं 50,000 किसान लेके आ रहा हूँ, अगर चरण सिंह यहाँ नहीं होगा, किसान घाट यहाँ नहीं बनेगा, तो गांधी और नेहरू में से कोई नहीं होगा, सबकी कब्रें खोद के बहा दूंगा मैं जमुना। ये इंस्टांस था। तो बड़ा गर्मा गर्मी का माहौल था, लेकिन राजीव गांधी की सहजता से वो माहौल शांत हो गया। आखिरकार उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में ही किया गया और इतनी बड़ी तादाद में लोग दिल्ली पहुंचे जितना कि पहले कभी नहीं देखा गया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।